किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम खेती बाड़ी में चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे वो कोई भी फसल हो, धान की हो, गेहूं की हो, अगर हमने कीटों पे नियंत्रण नहीं किया तो हमारी फसल आधी रह जाती है, उत्पादन घट के आधा हो जाता है। तो इस समय जो हमारी धान की फसल है उसमें कीटों का प्रकोप हो रहा है, देखने में आया। बहुत सारे किसान भाई परेशान भी हैं। तो इस समय कीटों से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाए, इनसे कैसे बचा जाए, इस बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर नवीन कुमार से, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से। किसान भाइयों, इस समय धान का मौसम चल रहा है और धान के फसल में इस समय बहुत सारे कीट लगते हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से धान का पत्ती लपेटक, धान का तना वेधक, गंधी बग, टिड्डा आदि प्रमुख हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इनकी पहचान की जा सके और इनसे नियंत्रण पाने के लिए हम कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम इन कीटों से सुरक्षा पा सकें। सबसे पहले हम आपको पत्ती लपेटक कीट के बारे में बताएंगे, जो कि धान की रुपाई के करीब 2 महीने बाद टिलरिंग होने के पहले प्रकोप होता है। जो कि अगर आप धान के खेत में जाके देखेंगे कि तो धान की पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखेंगे। जो इसकी मादा मक्खी होती है वो अपने अंडे इसके धान की पत्ती के निचली सतह पे देती है और उन अंडों से करीब 6 से 8 दिन बाद वो इल्ली जिसको बोलते हैं वो निकलती है और वो इल्ली धान की पत्ती को लपेट के उसके बीच में करीब से 12 से 15 दिन उसके बीच में रहती है। उसके बाद उसमें से निकलकर पत्तियों को धीरे धीरे, वो पत्ती का जो हरा भाग होता है उसको खाती है। धीरे धीरे पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं और पत्ती सूख जाती है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरोपाइरीफास, जो कि 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पहला छिड़काव करते हैं। अगर आपको वो पत्ती लपेटक दिखाई देता है, उसके बाद फिर करीब 10 दिन के अंतराल पर, अगर उसका प्रकोप और दिखाई देता है तो 10 दिन के अंतराल पर इसका 2-3 स्प्रे और करते हैं, जिससे कि इस कीट से हमको सुरक्षा मिल सकती है। और दूसरा कीट जो है आपका गंधी बग होता है, जो कि इस समय धान की बालियां निकलते समय उसका प्रकोप उसके ऊपर होता है। जो उसकी गंधी बग होती है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर जिस खेत में गंधी बग लगा हुआ है, दुर्गंध का पता चलेगा, जिससे कि आप जान सकते हैं कि खेत में गंधी बग लगा है। गंधी बग का प्रकोप होता है जब बालियां निकलती हैं, तो बालियां जब दूधावस्था में होती हैं तो उस समय गंधी बग बालियों के अंदर उसके जो दूध होते हैं उसको चूसती है, जिससे कि उसमें दाने नहीं बनते हैं, और दाने अगर बनते भी हैं तो वो हल्के हल्के होते हैं, जिससे उसका भार बहुत कम होता है और जो धान की बालियां होती हैं वो खड़ी हुई दिखाई देती हैं। इससे ये लगता है कि इसमें दाने नहीं बने हैं, इस पर गंधी का प्रकोप हुआ है। इसकी पहचान ये है। इसके बाद अगर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है तो उसके लिए मैलाथियान पाउडर, जो कि 20 किलोग्राम के हिसाब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप इसका बुरकाव करेंगे पौधे पर, तो इससे निजात मिल सकता है। इसके अलावा मोनोक्रोटोफास एक दवा आती है, उसका 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रकोप कम हो सकता है। इसके अलावा धान में एक प्रमुख कीट तना वेधक होता है, जो कि लाल रंग का होता है। ये धान के तने में अंदर घुसकर अंदर उसको खाता है, जिससे कि पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। धीरे धीरे पत्तियां पूरी तरह सूख जाती हैं। अगर आप उसके तने को निकाल कर या उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि आपके धान में ये तना वेधक लगा हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए हम खेत में फोरेट का बुरकाव करते हैं, जो कि पाउडर रूप में आता है, जो कि 4 से 5 किलोग्राम करीब पर बीघे के हिसाब से करते हैं। और इसमें खेत में डालने से पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि खेत में करीब से 3 से 4 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए, और इसको डालने के बाद भी करीब 2 से 3 दिन तक खेत में पानी भरा होना चाहिए, जिससे कि ये फोरेट पाउडर जो होता है धीरे धीरे पानी में घुलेगा और उसके बाद उसकी जड़ों में जाके तनों में जाएगा और धीरे धीरे जो भी आपके तना वेधक
कीड़ा लगा हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक और कीट होता है जो कि देखने में हल्का पीलेपन लिए होता है और हरे रंग का होता है। इसका प्रकोप ज़्यादातर पत्तियों पर होता है, जो कि इसकी जो वयस्क कीट होता है पत्तियों को एक किनारे से खाता है, जिससे कि इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम मैलाथियन का प्रयोग करते हैं, जो कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। और इसके अलावा आप इंडोसल्फान 35 EC जो कि 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, उससे इस टिड्डे का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा एक कीड़ा जिसको सूट बोरर बोलते हैं, वो करीब धान की रोपाई के 1 महीने बाद ज़्यादातर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उसकी जड़ को खाता है, धीरे धीरे पत्तियाँ पीली होके सूख जाती हैं। इसके कंट्रोल के लिए हम करते हैं कि एक दवा आती है जिसको फिप्रोनिल बोलते हैं। फिप्रोनिल इसकी 3 किलोग्राम मात्रा, ये मतलब उसके दाने के रूप में होता है। इसकी 3 से 4 किलोग्राम मात्रा पर बीघे के हिसाब से हम जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी तरह उसको खेत में उसको डालते हैं। इसके बाद इसमें भी ये सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि तने के कीट वाले में रखते हैं, तो उसके लिए भी करीब जब इसको हम खेत में दवा डालेंगे तो करीब 3 से 4 सेंटीमीटर पानी उस समय भी भरा होना चाहिए, और उसको डालने के बाद कम से कम 3-4 दिन तक वो पानी उसमें खेत में भरा होना चाहिए। किसान भाइयों के लिए स्टेट बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड की एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत आप उनको 1 लाख की लिमिट जैसे सेंक्शन हुई, उसके अंदर हर साल जो है 10% का इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता रहेगा। यदि 1 लाख लिमिट हुई, अगले साल आपकी 1,10,000 हो जाएगी, दूसरे ईयर 1,21,000 हो जाएगी, इसी तरह हर साल 10,000 बढ़ती रहेगी। उसके बीच में आपको 10,000 से 50,000 के बीच का एक इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं, जिसका रिपेमेंट जो है आपको 1 साल के अंदर करना होगा। और इस कृषि कार्ड के तहत जो है ATM कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि जरूरत नहीं है कि आप बैंक ही जाएं तभी आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मिले, आप स्टेट बैंक के किसी भी ATM पे जाकर क्रेडिट कार्ड का अपना पैसा निकाल सकते हैं, परंतु इस पैसे को आपको 12 महीने के अंदर जमा करना है, जिससे कि आपकी लिमिट आगे 3% का गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट भी मिल सके। इस तरह आपकी 3 लाख की लिमिट पर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है, और 3% का छूट मिलेगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%, यानी कि आपको सबसे सुविधाजनक लोन उपलब्ध है। हाँ, इसमें जो लिमिट आपको सेंक्शन करते हैं, स्वीकृत करते हैं, उसका 1 लाख का 90% पहली बार आपको दे देंगे, जिसकी फसल की कटाई के बाद आप उसको जमा कर दीजिए, जिससे कि आप उसको आगे भी अवेल कर लें लोन को। और इसमें आपको यदि आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि आपने अपनी लिमिट 1 लाख की थी और आपने इसमें 2 लाख रुपए जमा कर दिया है, तो आपको जो आपका क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है उस पर बचत खाता के बैलेंस का ब्याज मिलेगा, यानी कि 4% ब्याज आपको और बैंक देगा। पहले था कि इसमें ब्याज नहीं मिलता था, अब जो रिवाइज स्थिति है इसमें आपको ब्याज मिलना शुरू हो गया है, जिससे कि आपको और फायदे हैं। इसमें आप बैंक की तरफ से PIC एक करता है बैंक, जिसमें आपका 50,000 का ऋण भी कवर है, जिसमें बैंक आपसे केवल 5 रुपए लिए जाएंगे 50,000 के प्रीमियम के लिए, और 15 रुपए बैंक इसमें देगा, जिससे कि आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा 50,000 का। यदि किसी किसान का एक्सीडेंटल या डेथ हो जाती है तो उसका 50,000 का लोन जो है उस स्कीम से कवर हो जाएगा। इसी सुविधाओं के साथ बैंक में आपने खाता खोलिए और भारतीय स्टेट बैंक के साथ जुड़िए। भारतीय स्टेट बैंक आपके हर मोड़ पर आपके साथ है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई बहुत कम दिनों में जो है फल पैदा कर लाते हैं, मंडी में ले आते हैं। आपने देखा होगा कि भाई ये इतनी जल्दी जो है फल कैसे बाजार में ले आए। तो वो हम आपको बता दें कि वो किसान भाई करते क्या है कि फलदार वृक्षों से कलम तैयार करते हैं। उसके बाद जो पौधा होता है वो कम समय में उपज दे देता है, इसलिए वो बार बार मंडी में फल ले आते हैं। आज हमने बातचीत की है श्री अरविंद कुमार सिंह जी से, जो कि कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से, जो बताएंगे कि कलम, जो फलदार पौधे से कलम तैयार की जाती है, वो कैसे होती है, उसके लाभ क्या है। किसान भाइयों, फलदार पौधों से कलमी पौधे तैयार करने की कई विधियां हैं। सर्वप्रथम किसान भाइयों, आप जो है बीजू पौधे तैयार करते हैं। जैसे आम के पौधे तैयार करने, तो आम के बीज इसी माह जुलाई अगस्त माह में इकट्ठा करके बुआई कर देते हैं थैलों में, या अलग से मिट्टी में बुआई करके। और भी अमरूद के जैसे बीज हैं तो उसको फरवरी मार्च में बुआई करके उगा लेते हैं और जुलाई अगस्त में उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। इसी तरीके से आंवला बेल में भी करते हैं। पहले 1 साल का जब पौधा हो जाता है किसान भाइयों, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं। आम में बीनियर ग्राफ्टिंग सबसे प्रचलित है, और साथ में 4 से 5 महीने की पुरानी जो टहनियाँ होती हैं उसमें पत्तियों को हटा करके आप जो है उसमें पैच ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं ऊपर से, फरवरी मार्च महीने में। और इस माह में किसान भाई आम के विषय में केवल बीनियर ग्राफ्टिंग करें, जो कि अपने उत्तर भारत में बहुतायत से प्रचलित है। और अमरूद में किसान भाइयों 1 साल की पुरानी बीजू पौधे को लेकर के जिस प्रजाति का आपको साइन लगाना है, जिस प्रजाति का आपको पौधे तैयार करना, उस पौधे से टहनियाँ 4-5 महीने पुरानी टहनियों की 3-4 दिन पहले पत्ती हटा देते हैं। 3-4 दिन के उपरांत जो है किसान भाई उस टहनी को ला करके जिस उस लगाना होता है उसमें छटाई करके लगा देते हैं। इसमें भी ग्राफ्टिंग की कई विधा हैं। जैसे कि एक तो
आप उसमें पैच चीरा लगा कर किसान भाइयों बीच पौधे को कट कर देते हैं 1 फीट की ऊंचाई से और उसमें चीरा विधि से लगा करके और उसी मोटाई की ग्राफ्ट लगाते हैं जिस प्रजाति का लगाना है। अगर किसान भाई ललित की वैरायटी का पौधा तैयार करना चाहते हैं, ललित से साइन लाएंगे, टहनी ला करके बीजू पौधे में लगाएंगे। अगर श्वेता प्रजाति के वृक्ष पौधे लगाने हैं, आपको कलम तैयार करनी है अमरूद की, तो श्वेता प्रजाति से लाएंगे। अगर लखनऊ 49 की प्रजाति को लगाना है तो उस प्रजाति की टहनी बीजू पौधे में ला करके ग्राफ्ट करते हैं। और किसान भाइयों इसी तरीके से आंवला में जिस प्रजाति का पौधा आपको तैयार करना हो, चाहे नरेंद्र आंवला 7 हो, नरेंद्र आंवला 6 का पौधे तैयार करना चाहते हो, नरेंद्र आंवला 10 का, 1 साल पुराने बीजू पौधों में इसमें बडिंग करते हैं। इसमें कलिकायन विधि से पैच बडिंग जो है, पैच कलिकायन विधियां सबसे प्रचलित हैं। इसको क्या करते हैं, 1 साल पुराने उसमें छील करके और जिस प्रजाति का लगा नरेंद्र आंवला 7 का लगा तो उसकी टहनी लेते हैं, पत्ती को सिकेटियर से हटा देते हैं। हटाने के उपरांत जो है उसमें पैच उसी साइज की पैच काट करके लगा देते हैं। जिसमें पैच लगाने के लिए सबसे बढ़िया जून जुलाई का माह होता है किसान भाइयों। और जो किसान भाई जून जुलाई में न कर पाए हों वो अगस्त में भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान ये रहे कि जो पट्टी लपेटते हैं पॉलीथीन की वो थोड़ा टाइट लपेटें जिससे उसमें पानी न जाने पाए। अगर उसमें पानी चला जाता तो फंगस बढ़ जाता है जिससे वो सक्सेस नहीं होता। जिस दिन बरसात न हुई हो उस दिन पैच विधि लगाएं। इसी तरीके बेल के पौधे, कलमी पौधे तैयार करने के लिए 1 साल पुरानी बीजू पौधे लेते हैं। उसमें जिस प्रजाति का बेल हमको लगाना होता है उसमें भी बडिंग करते हैं। पैच बडिंग बेल के लिए या बडिंग जो है बहुत प्रचलित है अपने उत्तर भारत में किसान भाइयों। इस करके आप जो है फलदार पौधों से जो है फलदार पौधों के कलम पौधे तैयार कर सकते हैं और विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार करके और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं आप। क्योंकि ये जो कलमी पौधे होते हैं, जैसे देसी आम के पौधे हैं किसान भाइयों, तो करीब 8 से 10 साल बाद फल देते हैं। अगर कलमी पौधे तैयार हो गए किसान भाइयों तो आपके मात्र 2 से 3 साल बाद फलत आने लगती है। लेकिन लेना नहीं चाहिए फलत, क्योंकि आम के पौधे से 4-5 वर्ष बाद ही जब कलमी पौधा हो जाए उसके 4-5 साल बाद ही लगाने के बाद फल लेने चाहिए। वही विधा आंवला के साथ भी है किसान भाइयों। आंवला लगाने के तुरंत उसी वर्ष वो तो फल फूल देने लगता है, लेकिन लेना नहीं चाहिए। 3-4 साल बाद ही आंवले से फल लेना चाहिए। इसी तरीके से अमरूद में भी है कि कम समय में फलत आना शुरू हो जाती है। इसको टू टाइप जो है सत्य टाइप के पौधे कहते हैं। सत्य टाइप के पौधे जो है कलमी विधि से ही तैयार किए जा सकते हैं, जिसकी विधाएं हम पहले बता चुके हैं किसान भाइयों। इसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है लगाने के समय किसान भाइयों, लगाने के पहले, क्योंकि नर्सरी अवस्था में कोई कीड़े मकोड़े बीमारियां न लगने पाए, उसको समय समय पर जहां पैच बंधी हो उसको जब लग जाए तो उसको हल्की ब्लेड लगा करके हटा देना चाहिए। क्योंकि वहां पे जो है अगर पन्नी बंधी रहेगी तो गर्डलिंग हो जाती है, वहां पे मोटापा बढ़ जाता है, वहीं से लगाने के बाद पौधा टूटने का डर रहता है। इस तरीके से नर्सरी की पौध तैयार करके किसान भाई अच्छे दाम पर और अच्छे पौधा, स्वस्थ पौधा तैयार करके बेच सकते हैं। अगर आप पॉली हाउस, नेट हाउस पौधे तैयार किए हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े बीमारियों की मात्रा संख्या कम होती है, जिससे आपकी नर्सरी जो है एक अच्छी नर्सरी मानी जाएगी। वो बहुत प्रचलित होगी क्षेत्र में। आपके यहाँ से लोग जो है अच्छे दाम पर या कम दाम पर आप अगर पौधे उपलब्ध करा रहे हैं तो बहुत प्रचलित हो जाएगा आपके नर्सरी क्षेत्र में। आपके यहाँ पौधों की बिक्री होगी, अच्छी होगी। प्रस्तुत हैं कृषि आधारित मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के सभी अंचलों में आंशिक से घने बादल छाए रहेंगे तथा कई शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। धान में दीमक एवं सुड़ियों का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफास 20 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। धान की फसल में जस्ते की कमी होने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। खैरा रोग
का यह लक्षण दिखाई देने पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 20 किलोग्राम यूरिया 2.5 किलोग्राम बुझे चूने को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द की पत्तियों पर सुनहरे चकत्ते पड़ जाते हों या संपूर्ण पत्ती पीली पड़ गई हो तो ये पीला चित्तवर्ण रोग है। ऐसे रोगग्रस्त पौधे को खेत से उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तोरिया की प्रजातियों जैसे टाइप 36, टाइप 9 और पीटी 30 की बुआई सितंबर के प्रथम 2 सप्ताह में करें। बीज जनित रोगों से सुरक्षा के लिए यथासंभव संशोधित, उपचारित और प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि ये संभव न हो तो 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं। आम, अमरूद, आंवला, केला और नींबू वर्गीय एवं अन्य फलों के नवीन बागों के रोपण के लिए यह समय अनुकूल है, इसलिए पौध सुनिश्चित करें। यह समय तराई क्षेत्रों के आम के बागों में सूट, गाल, सिला कीट के प्रकोप के लिए अनुकूल है। इसका प्रकोप होने की दशा में डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। इस समय आंवले में फल सड़न रोग की समस्या हो सकती है, जिसकी रोकथाम हेतु 6 से 8 किलोग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। आलू की अगेती किस्मों जैसे चंद्रमुखी, कुफरी बहार और कुफरी अशोका की बुआई का उपयुक्त समय मध्य सितंबर है। शीत भंडारण में भंडारित बीज में यदि अंकुर निकल आए हों तो उनको छांटकर अलग करें। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि आधारित मौसम समाचार। इसके साथ ही कृषि दर्शन का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह मंगलवार को हम फिर हाजिर होंगे कृषि आधारित मौसम समाचार में कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।